नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल हिम इन्फो सेंटर पर एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी यानी कि पॉलिटिकल साइंस के कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एचपी पुलिस एग्जामिनेशन 2023 के लिए। और दोस्तों, साथ ही ये क्वेश्चन जो हैं वो एक्सप्लेनेशन के साथ दिए गए हैं, जिससे कि आपको ये क्वेश्चंस कभी भूलेंगे भी नहीं और साथ ही आपको समझने में भी आसानी होगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आज हम एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर प्री एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2023 के लिए बेसिक एंड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, जो कि रहेंगे हमारे इंडियन पॉलिटी पर आधारित, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था पर आधारित रहेंगे। पार्ट 1 होगा आज ये हमारा। तो इसी तरह से हम पार्ट वाइज इसको करते जाएंगे आगे से आगे। तो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 20। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इंडियन पॉलिटी में आज का पहला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया, किस लिए किया गया था इस आयोग का गठन, आपने बताना है। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके, गोधरा दंगों की जांच के लिए, सिख दंगों की जांच के लिए, चारा घोटाला की जांच के लिए, या फिर कोयला घोटाला की जांच के लिए। तो बताना है सही जवाब क्या होगा इसका। तो दोस्तों, इसका सही जवाब पहले आपको बता देता हूं, बाद में एक्सप्लेन करता हूं इसको आपके लिए। तो गोधरा दंगों की जांच के लिए जो है वो न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया था, इस समिति का गठन किया गया था। तो गोधरा दंगे, इनके पीछे का सबसे बड़ा कारण था कि गोधरा क्या है, गुजरात में एक रेलवे स्टेशन है। ठीक है, तो 27 फरवरी 2002 को वहाँ पर रेलवे जो स्टेशन है उसके पास रेल परिवहन में एक आग लगा दी थी, जिसके कारण 90 यात्री उस दौरान मारे गए थे। ठीक है, आग के कारण 90 यात्री मारे गए थे। तो इसका मुख्य जिम्मेदार जो है वो मुसलमान समुदाय को माना गया था, मुस्लिम समुदाय को माना गया था, क्योंकि उसमें हिंदू समुदाय के लोग ही ज़्यादातर मारे गए थे। ठीक है, तो पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी जो थे, हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। ठीक है, तो उनको जो है वो इसका गोधरा दंगों की जाँच के लिए आयुक्त अध्यक्ष जो है वो उनको नियुक्त किया गया था, क्योंकि गोधरा दंगे शुरू हो गए थे 2002 में, इसी कारण से, क्योंकि मुसलमानों को जो है वो इसका ब्लेम किया गया था। ठीक है, तो इसलिए गोधरा दंगे हुए थे। तो उसकी जांच के लिए न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सभी नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का क्या नाम है। ठीक है, तो इनमें से बताना है आपने, आधार, फोकस, परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो ये आसान क्वेश्चन है हालांकि, तो इसका आंसर आपने बताना है। तो ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब, आधार। ठीक है, आधार कार्ड लागू किए गए थे सबके लिए। ठीक है, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये एक्ट था 2009 में, इस प्राधिकरण का गठन किया गया था। कब किया गया था? 2009 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में से बोलेंगे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ठीक है, तो इसका जो गठन था वो 2009 में किया गया था। तो इसके अंतर्गत जो है देश के सभी नागरिकों को विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है जिसे आधार नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, अधिकतम पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय के लिए लगाया जा सकता है, तो 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, या फिर 6 महीने के लिए। तो यहाँ पर अधिकतम पूछा है, तो अधिकतम 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन को राज्य में लागू किया जा सकता है, लगाया जा सकता है, और कम से कम होगा इसका 6 महीने। ठीक है, तो 356 अनुच्छेद को अगर यहाँ पर एक्सप्लेन करें तो ये, अगर भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, कोई भी राज्य सरकार हो, या फिर सरकार के गठन में वहाँ पर किसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है कोई सरकार को चलाने में, तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत वहाँ पर आपातकाल घोषित कर सकता है। ठीक है, तो भारत में आज तक बात करें तो 100 से ज़्यादा आपातकाल घोषित किए जा चुके हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपातकाल जो है वो किस राज्य में? मणिपुर में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है वो मणिपुर राज्य में 10 बार अधिकतम लगा है।
यूपी में 9 बार लग चुका है, पंजाब में 8 बार, बिहार में भी 8 बार। इसी तरह से ये अधिकतम से न्यूनतम की तरफ संख्या जाती है, ठीक है। तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस सब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था, ठीक है। जे.एंड.के का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, कब लागू हुआ था? तो ऑप्शंस हैं इसके 26 जनवरी 1957, 26 जनवरी 1950, 1 अगस्त 1950 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपने कि 26 जनवरी 1957 को, सॉरी मेरे से आंसर ही बोल दिया मैंने, तो ऑप्शन ए होगा इसका, 26 जनवरी 1957 को जो है वो जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था, ठीक है। हालांकि इसको अडॉप्ट किया गया था 17 नवंबर, ठीक है, 17 नवंबर 1956 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन इसको जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? तो किस अंग में निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकारों में, या फिर प्रस्तावना में, या इन सभी में? तो बताना है इसका सही जवाब आपने क्या होगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। संविधान के लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा यहाँ पर निहित है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का, वित्त आयोग के बारे में, भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में, या इनमें से कोई नहीं? तो बताना है इसका सही जवाब आपने क्या होगा। तो इसका सही जवाब आपको बताते चलें तो ऑप्शन ए होगा, वित्तीय आपात स्थिति लागू करने में। तो दोस्तों यहाँ पर 352 यानी 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक जितने भी आर्टिकल हैं, ये 7-8, ये आपात से संबंधित हैं, ठीक है। भाग 18 में इनका वर्णन किया गया है, संविधान के भाग 18 में, ठीक है। तो आर्थिक संकट से संबंधित है ये 360, ठीक है। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? महादेवन समिति, अशोक मेहता समिति, कोठारी समिति, या फिर बलवंत राय मेहता समिति? तो बताना है इसका सही जवाब आपने। तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना, इस योजना करने वाली समिति का नाम है बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता समिति जो थी, इसका गठन क्यों किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए, ठीक है। जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको मजबूती प्रदान कैसे होनी थी? मजबूती प्रदान उसको सामुदायिक विकास कार्य जो होते हैं पंचायत के अंतर्गत, ठीक है, तो उनकी कार्य प्रणाली की उचित जांच करने के लिए इस कमेटी को जो है वो लागू किया गया था, ठीक है। तो ये जो थे बलवंत राय मेहता जो थे वो पूर्व भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी भी थे और साथ में पॉलिटिशियन भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, ठीक है, राजनीति का ज्ञान रखने वाले, सॉरी। तो इस व्यवस्था को जो है वो पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए और सामुदायिक विकास जो कार्य प्रणालियां होती हैं पंचायत में उनको उनकी जांच हो, इसलिए जनवरी 1956 में जो है वो इसको 1956 में, ठीक है, जनवरी 1956 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। याद रखना है आपने, जनवरी 1956 में, ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बलवंत राय मेहता समिति को गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है इसको। ऑप्शंस हैं आपके लिए, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18, ठीक है। तो कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल 18 होगा इसका, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 18 जो है वो क्या है? सेना या विद्या से संबंधित, ठीक है, जो सम्मान होते हैं उनके सिवा कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी, ऐसा इसमें उल्लेख है, ठीक है। और बाहर विदेशों से भी कोई भी उपाधि नागरिक नहीं ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? प्रधानमंत्री को, जनरल को, लोकसभा अध्यक्ष को, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष को देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, गोवा को पश्चिमा राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो ऑप्शन है 25 जनवरी 1971, 20 फरवरी 1987, 30 मई 1987 या फिर 21 जनवरी 1972। तो इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 30 मई 1987 को पश्चिमा राज्य बना था गोवा, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, बताना है सही जवाब इनमें से कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। ठीक है, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये सभी जो 2-4 क्वेश्चन बीच में आए हैं, लेकिन आसान हैं तो इसका मतलब ये नहीं आपको एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, आपको आसान क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में एक आधा आ सकता है। ठीक है, तो आपने सभी की तैयारी करके चलना है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, बताना है आपने। तो ये तो सबको शायद पता ही होगा, 25 जनवरी 1971 को, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है आपने। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो संविधान निर्माण कार्य में कुल व्यय कितना हुआ था? ठीक है, तो बताना है आपने इनमें से सही जवाब कौन सा होगा। तो कुल व्यय, खर्च संविधान निर्माण में कितना हुआ था, संविधान निर्माण कार्य में? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, 63,96,729 रुपये। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा हमारा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शंस हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BN राव एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या बतानी है आपने, 5, 7, 4, 8। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 7। ठीक है, उनमें से एक थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, जो इस समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अंबेडकर थे, और उनके अलावा 6 सदस्य इसमें और थे। ठीक है, तो टोटल 7 सदस्य थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 7। ठीक है, संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए जो है वो इस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, HJ कानिया, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। ठीक है, HJ कानिया यानी कि हीरालाल जे कानिया जो थे वो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, इनको नियुक्त किया गया था। किसने नियुक्त किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बताना है आपने कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, HJ कानिया, गणेश वासुदेव मावलंकर, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है इसका सही जवाब आपने क्या होगा। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी जो है वो गणेश वासुदेव मावलंकर होगा इसका सही जवाब। ठीक है, ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी थे, और 1916 में जो है वो गुजरात सभा के सचिव भी रह चुके थे ये गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? ठीक है, कितना समय लगा था भारतीय संविधान को तैयार होने में? तो इनमें से आपने सही ऑप्शन चूज करना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में जो है वो भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो बताना है इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो शिक्षा का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है, और दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो है ये पहले तो मौलिक अधिकार था। ठीक है, अब मौलिक अधिकार नहीं है, इसको जो है वो 300 अनुच्छेद में रखा गया है अब। ठीक है, इसको बदल दिया गया है। पहले ये अनुच्छेद 31 में हुआ करता था और ये मौलिक अधिकारों की श्रेणी में ही आता था। ठीक है, जो हमारा ये संविधान का 44 अमेंडमेंट हुई थी, इसमें 44वां अमेंडमेंट हुई थी, संशोधन हुआ था, इसके अंतर्गत इसको जो है वो बदल दिया गया था। 1978 में हुआ था ये संशोधन। ठीक है, इसमें इसको
बदल दिया गया था और इसको 300 अनुच्छेद में अब रख दिया गया है, जिसके तहत जो है वो कानून के अधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इसका मतलब ये है, पहले का क्या था, ये मौलिक अधिकार था। और दोस्तों मौलिक अधिकार आपको बताना भूल गया, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, जो कि किसी व्यक्ति देश के नागरिक के लिए आवश्यक हैं, मौलिक हैं, सामान्य भाषा में समझे तो, और ये जो है वो संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी भी एक मौलिक अधिकार था। ठीक है, अब इसको मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया है, अब ये विधिक अधिकार है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 लेकर हम जल्दी हाजिर होंगे और अदर जो सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको बताते रहेंगे। तो इस तरह से हमारी ये सब इंस्पेक्टर सीरीज़ का आज पहला मॉक टेस्ट था। आई होप कि आपको ये मॉक टेस्ट पसंद आया होगा, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि किसी की हेल्प भी हो सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। जय हिंद, जय भारत।